अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही है? अच्छा। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो आप लोगों को याद है? लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो सबको याद है ना? बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किए थे सर्चिंग एल्गोरिथम। और जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली उसकी दो कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी इन्फॉर्म सर्च और दूसरी कैटेगरी थी अनइन्फॉर्म सर्च। हमने अनइन्फॉर्म सर्च स्टार्ट किए थे। और अनइन्फॉर्म सर्च में और इन्फॉर्म सर्च में फ़र्क ये था कि अनइन्फॉर्म सर्च है जिसे आप ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, उसमें आपके पास जब एक नोड से दूसरी नोड पे आप जा रहे होते हैं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि जिस नोड पे आप विजिट कर रहे हैं उस नोड पे जाने के बाद वहाँ से आपका गोल स्टेट आपको मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता, या कितना दूर है, या आप ये डिसीजन सही ले रहे हैं। मतलब कोई हिडन इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। तो आप अपने डिसीजन में ना थोड़ा सा ब्लाइंड होते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम सही भी है या नहीं है, इसकी गारंटी नहीं होती। गारंटी इन अ सेंस कि जो दो तीन ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उनमें से आप जो है जिस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं क्या वो ऑप्शन आपके फायदे का है या नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये ब्लाइंड सर्च कहलाता है। ये जितनी भी एल्गोरिथम होते हैं ये अपने एक स्टैंडर्ड तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हमने एक एल्गोरिथम देखा था। इन्फॉर्म सर्च क्या होते हैं वाइल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वो आएंगे। तो ये पांच एल्गोरिथम थे। ये बाई डायरेक्शनल सर्च जो है वो नहीं है शामिल, लेकिन ये जो पांच हैं इसमें से हमने पहला एल्गोरिथम देख लिया था, ब्रेकफास्ट सर्च।
तो ये इसकी वर्किंग का तरीका पूरा मैंने आपको समझा दिया था कि ये वर्क ऐसे करता है कि लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करता है, टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग करता है ये। इसकी ट्रैवर्सिंग का तरीका ये है कि टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट, मतलब लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग करता है कि पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल एंड सो ऑन। और लेफ्ट टू राइट एक स्टैंडर्ड है। जब भी हम विजिट करते हैं या इंग्लिश के अंदर भी हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, तो बस ये रीज़न है, उसका कोई रीज़न नहीं है। तो हम लेफ्ट टू राइट विजिट करते हैं टॉप डाउन, तो पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये देखा था कि आह, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये देखा था कि हमें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है क्यू। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा शायद, कि उस स्ट्रक्चर को हम अपने पास एक 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 चीज़ है उसके अंदर रख लेते हैं जिसका नाम है फ्रिंज। तो हम उस स्ट्रक्चर को फ्रिंज के अंदर रख लेते हैं। स्ट्रक्चर का काम क्या है? स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि जिस चीज़ को आपने प्रोसेस करना है उसको किसी ऑर्डर में दे दो आपको। जब वो किसी ऑर्डर में आपको मिलेगा तो आप उसी ऑर्डर में काम करते रहेंगे। तो फ्रिंज के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में देते हैं, जिसे आप फीफो कहते हैं। फीफो मतलब क्यों, कि जिस ऑर्डर में नोट सेव हो रही हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। ये भी हमने क्लास में कर लिया था। तो देखें, जैसे कि मैंने वर्ड वन को प्रोसेस किया, इसके जो चाइल्ड है उसको मैं फ्रिंज के अंदर रख दूंगा फीफो ऑर्डर में। फीफो ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले, और लेफ्ट से राइट स्टोर करवाऊंगा, तो लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, राइट चाइल्ड सेकंड। तो पहले 2 और 3 के देखें। वन को प्रोसेस किया, वन मेरी डिजायर्ड नोट नहीं है, तो उसके चाइल्ड को मैंने स्टोर कर दिया फ्रिंज के अंदर। अब मुझे किस चीज़ को प्रोसेस करना है ये मुझे मेरी फ्रिंज बताएगी। फ्रिंज के अंदर लॉजिक क्या लगी हुई है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फ्रिंज मुझे 2 को बाहर दे देगी। तो देखे, मैंने 2 को विजिट कर लिया, तो ये ब्लैक वाला बता रहा है ऑर्डर की, पहले ये फिर ये। फिर जैसे ही मैंने 2 को विजिट किया, तो 2 को मैंने चेक करने से पहले उसके चाइल्ड को 2 को मैंने चेक करने से पहले उसके चाइल्ड को मैंने फ्रिंज के अंदर स्टोर करवा दिया। स्टोर करने का मैकेनिज्म यही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखें, 3 के 2 चाइल्ड हैं, 4 और 5। तो पहले 4 को रख दिया, 5 को रख दिया, ये देखें। फिर 3, अब फ्रिज से पूछा तो फ्रिज ने बोला मेरे पास 3 है, तो 3 को रखने से पहले उसके चाइल्ड को स्टोर कर दिया। तो ये तरीका होता है। फर्स्ट कर लीजिए कि आप 3 को सर्च कर रहे थे, तो देखिए 3 को सर्च करने के लिए आपने 3 नोड को प्रोसेस किया, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और जो 4 नोड्स आपने स्टोर करके रखी हैं, ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि आपने कितनी चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। हो सकता है उनसे पहले ही आपको आंसर मिल जाए, लेकिन स्टोर करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको जिस नोड को आप विजिट कर रहे हैं उसके चाइल्ड को आपने स्टोर करना है, क्योंकि ऑर्डर आपने बैक फर्स्ट सर्च का रखना है। तो अगर यहाँ पर 3 नोड विजिट करके आपको आपका आंसर मिल गया, लेकिन 4 नोड आपने सिर्फ स्टोर इसलिए की थी कि हो सकता है कि आपका आंसर ना हो, तो आगे की नोड्स आपको स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। और हमने ये भी बात की थी कि ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है। ब्रांचिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है? ब्रांचिंग फैक्टर किसी ट्री के अंदर किसी नोड से जो मैक्सिमम चाइल्ड बन सकते हैं वो कहलाता है ब्रांचिंग फैक्टर। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के फायदों में ये फायदा था कि ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपको आंसर की गारंटी है अगर आंसर मौजूद है तो।
आपको आंसर की गारंटी है अगर आंसर मौजूद है तो। याद है ना ये बात? बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ। और ऑप्टिमल इस सेंस में था कि अगर तमाम स्टेप की कॉस्ट 1 हो तो ये ऑप्टिमल आंसर भी देता है। बस टाइम और स्पेस का थोड़ा सा मसला है, लेकिन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैं बिग और नोटेशन में तो नहीं निकालूंगा यहाँ पर। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि टाइम तो देखें लग रहा है, लेकिन स्पेस जो है वो थोड़ा सा मसला करता है। अगर आपके पास यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, अगर ब्रांचिंग फैक्टर किसी ट्री का हाई हो, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि फॉर एवरी चाइल्ड हम उसके हम फॉर एवरी नोड हम उसके चाइल्ड को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इसलिए आपका जो ब्रांचिंग फैक्टर है अगर वो ज़्यादा होगा तो स्टोरेज भी ज़्यादा होगी। इसकी मैंने ये मिसाल दी थी। ये एक सिनेरियो कंसीडर कर लें कि जिसमें 1000 नोड्स जो हैं कैन बी प्रोसेस पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में आप 1000 नोट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, और हर नोट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1000 बाइट है, मतलब 1 KB है। 10,000 आप एक सेकंड में कर सकते हैं, और हर स्टोरेज कितनी है उसकी, 1 KB। तो इन्होंने कुछ कंडीशन दी थी कि ब्रांचिंग फैक्टर हर नोड का 10 है, मतलब 10 कर लो कंसीडर। ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी अगर आप डेप्थ 8 तक चले जाएँ, 10 तक चले जाएँ, अगर हर नोड पे 10 चाइल्ड बन रहे होंगे तो ये इतना टाइम लग सकता है, इतनी मेमोरी लग सकती है। डेफिनेटली इन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो इतना कुछ हो सकता है अगर सिर्फ ये कंसिडर करें। ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे सिस्टम जो है वो 10,000 नोट्स को प्रोसेस करते हैं एक सेकंड में, वो लाखों को करते हैं, बिलियंस को करते हैं। लेकिन हमने एक सिनेरियो कंसिडर किया हुआ था छोटे नंबर पे, ताकि बड़े नंबर पे हमें ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आ जाए। ये टेबल मैंने बुक से लिया है। तो यहाँ तक पिछली क्लास का हमने रिकॉल कर लिया, ठीक है। अब ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये इसी से मिलता जुलता एक एल्गोरिथम है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर आपके पास कॉस्ट गिवन नहीं होती। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर आपके पास कॉस्ट गिवन नहीं होती, लेकिन यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर आपके पास कॉस्ट गिवन होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज इसी के बोर्ड पे। मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मेरी बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फर्ज करें एक छोटा सा ना हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पे हम ब्रेकफास्ट सच बुक वाला ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रन टाइम पे आपको डिज़ाइन कर दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये 4 नोट्स हैं, बल्कि इनफैक्ट 5 थी, एक मैं मिस कर गया, मैं बना देता हूँ। एक नोट यहाँ पर भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपके पास ना ग्राफ गिवन है, और इस ग्राफ के अंदर आपको हर हर पाथ की कॉस्ट भी गिवन है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको गिवन है ये 1 है, या आपको गिवन है 5, या आपको गिवन है 15।
ये आपको गिवन है 10, ये आपको गिवन है 5 और ये भी आपको गिवन है 5। अब ये जो है ना, इसमें चूंकि कॉस्ट आ गई है तो हम इस पे BFS तो लगा नहीं सकते, लेकिन लगेगा अनइन्फॉर्म सर्च ही, क्योंकि क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि अगर आप एस से ए पे जा रहे हो तो ए पे जाके कोई फायदा होगा नहीं होगा, आपने जाना है एस से जी पर। सही है। अब इसको हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के मेथड से सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले स्टार्टिंग नोड के तमाम चाइल्ड्स को उससे जनरेट करवा दें। स्टार्टिंग नोड के तमाम चाइल्ड्स को उससे जनरेट करवा दें। तो स्टार्टिंग नोड के तमाम चाइल्ड्स कौन कौन से हैं? ए, देखें ग्राफ सॉल्व करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एस के जो एस से 3 लोग कनेक्टेड हैं, एस ए बी और सी, ऐसा ही है, ऐसे ही ना बेटा। अब आपने ये करना है, मैं आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च समझा रहा हूँ। तो जब हम कोई एल्गोरिथम समझ रहे होते हैं तो हमारे समाप में ये सवाल नहीं आना चाहिए इफ एल्स इफ एल्स। अभी पहले हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं, फिर उस एल्गोरिथम में ऐसा क्यों नहीं है, इसका जवाब तो यही है कि वो एल्गोरिथम अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लेकिन हम उस पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। तो मुझे बताइए एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने एस से ए जाने की कॉस्ट को 1 को यहाँ लिख दिया बराबर में, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया। मैं गया नहीं हूँ, मैं अभी गया नहीं हूँ ए पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एस से ए जाने की कॉस्ट को अपने दिमाग में रख रहा हूँ। एस से बी जाने की कॉस्ट 5 है, और एस से सी जाने की कॉस्ट 15 है। मैं अभी गया कहीं पर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको अपने पास स्टोर कर लिया। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करता है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये करता है कि जिन जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं, जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं उनमें से मिनिमम ऑप्शन को चूज कर लेता है और बाकियों को कहीं स्टोर कर लेता है। दो चीजें हैं इस कॉन्सेप्ट में। पहली चीज ये है कि सर ये जो 3 ऑप्शन है इसमें से मिनिमम को चूज कर रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन बाकियों को स्टोर क्यों कर रहा है? तो बेटा बाकियों को ये स्टोर इसलिए करता है कि अभी थोड़ी देर में आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। अब जैसे ही इसने डिसाइड कर लिया, देखें ये 5 पे नहीं गया, ये सी पे 15 पे नहीं गया, ये गया ए पे। इसका मतलब है मैं अब ए पे चला गया हूँ। जब मैं किसी नोड पे चला जाता हूँ तो उसके चाइल्ड को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। जब मैं किसी नोड को चूज कर लेता हूँ तो उसके चाइल्ड को स्टोर करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, उससे पहले मैं किसी के चाइल्ड को एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 1। तो मुझे बताएं ए से कितनी नोड कनेक्टेड है? ए से 2 नोड कनेक्टेड है, 2, एक वापस एस और एक जी। लेकिन ग्राफ का रूल ये है फिलहाल कि जिस नोड को आपने विजिट कर लिया है उसको आप दोबारा से रिविजिट नहीं करते, तो इसलिए आप एस से सिर्फ ए से किस पे चले आएंगे? जी पर। अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब गौर से देख के दें, सबको ही पता है लेकिन नोट कर लें इस बात को कि देखें अब मैं एस से जी पे आ चुका हूं, लेकिन मैंने रास्ता कौन सा चूज किया? एस से ए से जी। तो ये 1 था, 1 में ए से जी का डिस्टेंस मिलाओ तो वो कितना हो गया? 11। क्या ये बात समझ में आई? एस से मैं जी पर आया हूं वाया ए, तो S1 और ये 10, तो 11 हो गया ये। तो मैंने टोटल कॉस्ट लिखी है, ये बात समझ में आ गई। मैंने सेंटर वाली कॉस्ट नहीं लिखी, मैंने टोटल कॉस्ट लिखी है। क्लियर हो गई ये बात? अब सिस्टम में इस वक्त आपके पास देखें दो चीजें हैं। आपको आपका आंसर मिल गया है जी और उस पर कॉस्ट आ रही है आपकी 11। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये रास्ता डिक्लेयर कर दें और बोलें कि भाई
एस से ए जी पे जाओ तो आपको 11 कॉस्ट पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ये कहता है कि अगर आपको आंसर मिल भी जाए तब भी आप अपने सिस्टम में ये देखें कि आपके पास जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उसमें कोई ऑप्शन, कोई पाथ ऐसा है जो आपके आंसर से कम हो। दोबारा सुन लीजिए, वो ये नहीं कह रहा है कि कोई और आंसर देखें, वो ये कह रहा है कि आपको 11 पे आंसर मिल रहा है तो आप ये देखिए कि आपके पास 11 से छोटा कोई नंबर, ऐसा पाथ मौजूद है जो 11 से छोटा हो। समझ में आ रही है ये बात? मैंने क्या कहा था, ये बाकियों को डिस्कार्ड नहीं करता, बाकियों को भी स्टोर करता है। तो ये 5, 15 और 11, ये इन तीनों में ये देखेगा कि कोई एक वैल्यू भी 11 से छोटी है, तो ये करेगा ये काम कि ये इसको स्टोर कर लेगा अपने पास कि ये एक आंसर है, लेकिन फर्दर ये बोलेगा अब मैं 5 को चूज कर रहा हूँ। फर्दर ये बोलेगा कि मैं 5 को चूज कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? 5 को इसलिए चूज किया क्योंकि ये 11 है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ अगर लिखा होता है 12 और यहाँ लिखा होता 15 तो ये 11 को आंसर डिक्लेयर कर देता। अगर इससे बड़े होते सब तो ये 11 को आंसर डिक्लेयर कर देता, लेकिन चूंकि ये इससे बड़ा नहीं है तो अब ये 5 को ओपन करेगा तो 5 से भी जी का रास्ता है, और ये पाथ आ गया 10। ये पाथ क्या आ गया? 10। क्लियर हो गई ये बात? अब चूंकि इसको एक और गोल स्टेट मिल गई है तो ये उस गोल को अपने पास स्टोर करेगा और पिछले वाले से कंपेयर करेगा, मतलब अपडेट करेगा। अगर इसका ये आंसर पिछले वाले आंसर से बेहतर है, अगर इसका नया वाला आंसर पिछले वाले आंसर से बेहतर है तो ये नए पुराने वाले को डिस्कार्ड कर देगा और नए वाले को अपडेटेड आंसर के तौर पे सेव कर लेगा। क्लियर हो गई बात? नए वाले को अपडेटेड आंसर के तौर पे सेव कर लेगा और फिर दोबारा ये देखेगा क्या इस वक्त 10 से छोटा कोई नंबर सिस्टम में मौजूद है। तो इसको जवाब मिलेगा कि 10 से छोटा कोई नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो बस ये इसी को अपना आंसर डिक्लेयर कर देगा। इसको अपना आंसर डिक्लेयर करने का रीजन क्या है? इसको अपना आंसर डिक्लेयर करने का रीजन ये है कि इस वक्त सिस्टम में इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा SBG = 10। ये बात आपको ये डिक्लेयर कर देगा। ये लॉजिक समझ में आई? अब मुझे बताएं कि कोई सवाल है दिमाग में फिलहाल, यहाँ तक कोई सवाल है? सी के चाइल्ड पे नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि सी पे जाना बेकार है। आपको ऑलरेडी आपको ऑलरेडी एक चीज दिख रही है कि जो आप वैल्यू निकाल चुके हैं उससे बड़ा आंसर विदाउट आंसर मिल रहा है। बेटा ये 10 जो है ना 15 से कम, 10 15 से कंपेयर हो रहा है तो फायदा ही नहीं है ना। देखो एक एक बंदा है जिसकी कोटेशन आपके पास मौजूद है कि वो 15 में वो काम करके दे रहा है और आंसर भी ला के नहीं दे रहा, मतलब एक बंदा अभी आंसर पे नहीं पहुंचा है लेकिन उसकी कॉस्ट ऑलरेडी 15 है, और आपको एक बंदा आंसर ला के दे रहा है उससे कम कॉस्ट में, तो आप क्यों जाएंगे उस पर? अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करूंगा कुछ भी, तो आंसर 15 से बड़ा ही आएगा ना। 15 ऑलरेडी 10 से बड़ा है, 15 ऑलरेडी 10 से बड़ा है, तो इसलिए मुझे उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप तमाम नोट पे विजिट करते हैं, आप अपने काम की नोट पे विजिट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, और काम की नोट कौन सी होती है? जिनकी कॉस्ट मेरी कम से कम होती है। तो अगर मुझे एक आंसर मिल गया है, बाकी तमाम नोट्स कह रही हैं कि आंसर मिला भी नहीं है और वैल्यू आंसर मिलने से बड़ी है, तो मैं उन पे नहीं जाऊंगा। समझ में आ गई ये बात? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आपके ख्याल में ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है?
पहले सिर्फ कंप्लीट का आंसर देंगे आप लोग। ठीक है ना भाई, ये तो गारंटी है, जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट के हिसाब से काम कर रहा है तो ये आंसर तो देगा ही देगा। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट तो है ये। अगर आंसर मौजूद है तो ये आंसर दे देगा आपको। सही है। अब बताएं ये ऑप्टिमल है या नहीं है आपके ख्याल में। सब लोग आंसर करेंगे। ठीक है भाई, तो ये ऑप्टिमल भी है। क्लियरली दिख रहा है कि जब एक एक एल्गोरिथम मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली वो ऑप्टिमल भी होगा। सही है। If all steps cost are same, then uniform cost search is equal to breadth first search. सोचें, इस बात को सोचिए कि अगर तमाम स्टेप की कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाए तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बिल्कुल बीएफएस की तरह काम करेगा। क्यों, इसका रीजन देख लेते हैं। देखिए, फर्ज करें तमाम स्टेप की कॉस्ट बराबर हो गई, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसको तो हटा ही देना। अगर तमाम स्टेप की कॉस्ट बराबर हो गई और सब जगह 1 लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या चॉइस है कि देखें, आपने बोला सर यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर कि देखें चूंकि तीनों बराबर हैं, अब 3 लोग बराबर आ गए, तो सर किसको चूज करें। ये सवाल आपको पहले भी पूछ लेना चाहिए था कि अगर सर 2 नोट बराबर हो गई तो हम किसे चूज करेंगे। किसी ने पूछा नहीं तो ना मैंने बताया। ये सवाल आना चाहिए था ना कि अगर सर 2 नोट बराबर हो गई तो हम किसे चूज करेंगे। हाँ, बहुत सारे ना डिसीजन के बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप, लेकिन बहुत सारी ना डिसीजन के तरीके होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि आप लेफ्ट टू राइट चले। देखें, समटाइम्स ना हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समटाइम्स ना हम अपने पास मेंशन कर देते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसमें, अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, अगर आपकी नोट्स का नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हम ये लिख के दे सकते हैं कि अगर कॉस्ट बराबर हो जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम कर लें। भाई देखे ना, अगर मैं ए को चूज कर रहा हूँ, आप में से कोई स्टूडेंट हो सकता है सी को इधर बना देता, ए को इधर बना देता, बी को इधर, क्योंकि देखें ये ऑर्डर जो है ये तो मैंने बनाया है ना, इसने तो नहीं बोला था ए को लेफ्ट पे बनाना। सही कह रहा हूँ गलत? क्या जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो आप इस बात को सोचिए कि जब आप 8 टाइल पजल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे असाइनमेंट में, तो जब किसी नोट के चाइल्ड बन रहे थे, तो फर्ज करें ये एक चाइल्ड था कि ये क्वेश्चन मार्क था, ये 4 इधर है, 3 इधर है, और ये 2 चाइल्ड, और ये 2 इधर है, और ये 1 इधर है। इसके 4 चाइल्ड बन सकते हैं 8 टाइल पजल में। अब एक स्टूडेंट सबसे लेफ्ट पे ये वाला चाइल्ड बना रहा है कि 1 को रिप्लेस कर दिया, लेकिन दूसरी स्टूडेंट जो है वो 4 वाले को बना रही है, तो इसका मतलब है सबके लेफ्ट पे अलग चीज आएगी। हो सकता है ना, हो सकता है ना सबके लेफ्ट पे अलग अलग चीज आ जाए।
तो यहाँ पर फिर हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं लेफ्ट टू राइट। जब हमारे पास कोई डिसीजन नहीं होता ना कि हमें किसको चूज करना है, तो हम लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। समटाइम्स हमारे पास ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं कि अगर दो लोग टाई कर जाए या आपके पास डिसीजन ना हो, तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको ओपन कीजिएगा। तो अब ए यहाँ पर बना हुआ हो या यहाँ पर बना हुआ हो या यहाँ पर, मैं ए को ही ओपन करूंगा। समझ में आ गई बात? फिर पोजीशन मैटर नहीं करती लेफ्ट टू राइट। अगर मैंने आपसे कह दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अब मैं ए को ही ओपन करूंगा, चाहे वो यहाँ, अगर कॉस्ट बराबर है तो। अगर कॉस्ट बराबर है, फर्ज करें ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 11, अब ये दो बराबर हो गए। अब इन दो में से मैं किसे चूज करूंगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अब मैं यहाँ ऑटोमेटिकली बी को चूज करूंगा। ये बी इसलिए नहीं है कि लेफ्ट पे पहले लिखा हुआ है, ये बी इसलिए है क्योंकि बी और सी में ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो देखें ये इसमें हुआ है, ये स्लाइड में हुआ ये रहा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? हाँ बेटा, बीएफएस में हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप मेरी बात शायद समझी नहीं, बाकी लोग भी शायद मेरी बात नहीं समझे। बेटा देखें, दो तरह के ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ट्री, एक हो सकती है ग्राफ। ग्राफ को भी आपको ट्री में कन्वर्ट करना होता है सॉल्व करने के लिए। अगर आपको नहीं ग्राफ का आइडिया, तो थोड़ा सा मैं रिकमेंडेशन यही है कि आप थोड़ा सा ग्राफ के बारे में पढ़ें और ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना पड़े। अब देखें ग्राफ था, इसको हमने ट्री में कन्वर्ट किया। जब कोई ग्राफ होता है ना बेटा, तो हमें नहीं पता होता लेफ्ट पे कौन सी चीज आएगी। ट्री में तो अगर मैं आपको ये फॉर्म बना के दूं ना, तो आपको पता है लेफ्ट पे बना हुआ है। लेकिन जब आप इस ग्राफ को अपनी प्रॉब्लम के लिए ट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ए लेफ्ट पे आएगा या बी लेफ्ट पे आएगा या सी? तो इस डिसाइड करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो वो लॉजिक हम बच्चों को मेंशन कर देते हैं कि भाई, अगर अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो हम स्टूडेंट्स को मेंशन कर देते हैं कि भाई जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लेफ्ट पे बनाना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, लेकिन मैं बार बार 8 टाइल पजल की बात कर रहा हूँ। तो 8 टाइल पजल में हर बच्चा अलग काम कर सकता है, किसी के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड बना। अब फर्ज करें पूरी क्लास ना एक तरह का 8 टाइल पजल का स्ट्रक्चर बना के ला रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने कॉपी किया है। उसका रीजन ये है कि यार कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 4 वाला चाइल्ड इधर आएगा, 5 वाला नहीं आएगा? सब लोग एक जैसा तो नहीं सोच सकते ना, सबका अलग अलग काम होना चाहिए। तो इसीलिए उस जगह पे फिर हम मेंशन नहीं करते, फिर हम उस जगह पे सब बच्चों को बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से बना लें। लेकिन यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले आए उसे आपने लेफ्ट पे बनाना। तो देखें आपको यहाँ क्लियरली दिख भी रहा होगा, ये देखें ए बी सी। अगर ये 15 भी होता, अगर ए 15 भी होता, तब भी मैं ए को लेफ्ट में बनाता, क्योंकि ट्री को, ग्राफ को ट्री में एक्सपेंड करने के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप अल्फाबेटिकली उसको एक्सपेंड करें। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, जब ये एल्गोरिथम खत्म हो जाता है तो हमारे पास एक और, अब ये दो हो गए, तो इसका मतलब है बैथ फर्स्ट सर्च के बाद यूनिफॉर्म कॉस्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि उन दोनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर आपकी कॉस्ट जो है बराबर हो जाए, तो फिर वो बीएफएस बन जाता है। अब एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये सारे अनइनफॉर्म सर्च के एल्गोरिथम चल रहे हैं। बल्कि एक काम करें ना, पहले मुझे एक बात का जवाब तो दे दें। मुझे बताएं कि मुझे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को ना इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए? जैसे वहां पर हमने बीएफएस में क्यू यूज किया था, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट किसकी कम है किसकी ज्यादा है? ये हम कैसे करेंगे?
क्या आपने ये नाम सुना है? सबने सुना होगा, ठीक है। तो इसका ताल्लुक है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से। ये भी क्यू यूज कर रहा है, लेकिन ये क्यू कैसे यूज कर रहा है ये देखें। इसने कहा कि भाई सबसे पहले मैंने एस को ओपन किया। हाँ, मैंने एस को ओपन किया। अब जब मैंने इसके एस के चाइल्ड रखे तो एबीसी, एबीसी रखे, एबीसी, क्योंकि ए मतलब मैंने इस तरह से रखा कि एस के साथ ए की कम है, फिर बी की, फिर सी की। अब जब मैं इससे मांगूंगा तो ये मुझे देगा यहाँ पर ए, ठीक है। जैसे ही उसने इसे ए दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, इस यहाँ से ए को डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ दो हैं, बी और सी। लेकिन अगर मैं आपसे कॉस्ट के हिसाब से बात करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रुक जाए। मैं ऐसे लिखता हूँ, देखें। मैंने लिखा ए के साथ 1, बी के साथ 5 और सी के साथ 15। ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें कोई मसला तो नहीं है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? अब मैंने क्या किया, मैंने इससे जब मांगा तो उसने मुझे ए बाहर निकाल के दे दिया। ए बाहर निकाल के दे दिया, मैंने ए को यहाँ लिख दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास एक और नोड आई जी वाली, अब मैं उसको एडजस्ट करूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा ये देखें। जी वाली नोड की वैल्यू कितनी थी, 11। तो मैं जब इसको अपडेट करूंगा प्रियोरिटी क्यू को, तो वैसे होगा B5, G10 एंड C15। ये बात समझ में आई? अब मेरा क्यू जो है वो अपडेट हो गया है। अब मेरा क्यू ये नहीं है, ये वाला हो गया है, क्योंकि मैंने प्रियोरिटी क्यू में हमेशा हमेशा लिंक लिस्ट इस्तेमाल होता है, अपडेट होता है। अब जब मैं दोबारा मांगूंगा तो मुझे वो क्या देगा, वो मुझे देगा वो मुझे देगा, बोलेगा कि भाई अब मुझे बी ओपन करनी है। और वो जाहिर सी बात है अपने हिसाब से काम करेगा। तो वो उस नोड को आपको दे रहा होता है जिस नोड पे आप क्या कर रहे होते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रियोरिटी क्यू यूज करता है, सिंपल सी बात है। बाकी सारी चीजें वही हैं, लेकिन बाकी ये क्या करता है, प्रियोरिटी क्यू यूज करता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि वो क्यू यूज कर रहा है और ये प्रियोरिटी क्यू यूज कर रहा है। इन दी एंड आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही मिलेगा। जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये सारी मेहनत करके पहुंच जाएगा, तो ये एजेंट को ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये सारे काम किए हैं। ये एजेंट को बोलेगा एस से बी पे जाओ, बी से जी पे जाओ, ये तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस है, बस खत्म हो गया। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है, तो आप लोग 2-3 मिनट में ज्वाइन कर लीजिए।